हेलो एवरीवन, पीसीएस प्रबोध ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी एक ऐसे कैंडिडेट की कॉपी और उनकी राइटिंग स्किल देखने जा रहे हैं जिन्होंने 66th बीपीएससी में 215 रैंक हासिल करके डिस्ट्रिक्ट प्रोविशन ऑफिसर का पद हासिल किया है। इनका नाम है रुचिला रानी जी और इन्होंने देखिए GS 1 में इन्हें 177 मार्क्स मिले हैं और इनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, इतिहास है और इनका जो माध्यम रहा है वो है हिंदी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम कोई ऐसा बताइए जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल का हो और जिसका माध्यम हिंदी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इनकी कॉपी दिखाने से पहले एक बात बता दूँ, ये बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत तेज़ लिखती हैं। मुझे हमेशा यही लगता था जब भी मैं इनकी कॉपी देखती थी तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि एक कैंडिडेट इतने कम समय में कैसे इतनी जल्दी फास्ट लिख सकता है, लेकिन इन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैं 65th बीपीएससी में भी मैंने देखी थी इनकी कॉपीज़ और ये मॉक टेस्ट देती थी और इन्होंने लगातार लिख करके अपनी जो स्पीड है और राइटिंग स्किल है उसे बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है और इनकी राइटिंग स्किल अनमैचेबल है। मैंने अभी तक ऐसी राइटिंग स्किल बहुत कम लोगों की देखी है। तो चलिए मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और दिखाती हूँ इन्होंने कैसे उसको टैकल किया है और क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दूंगी ताकि आपको बाद में जब आप इसको देखो तो उससे अपने आप को रिलेट कर सको। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आज दिखाने जा रही हूँ, जो इन्होंने टेस्ट दिया था, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व लैंगिक अंतराल मतलब कि वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट को कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनसे डिटरमाइन किया जाता है, अर्थात विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को निर्धारित करने के लिए विभिन्न मानदंड क्या हैं और सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों के बावजूद भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में उपरोक्त कथन पर चर्चा करें। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या बताना है यहाँ पे, वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट और वो किन किन पैरामीटर से डिटरमाइन किए जाते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की हैं टू इम्प्रूव वीमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया और इन सब के बावजूद सिचुएशन इतनी क्रिटिकल क्यों बनी हुई है। तो इस सब के कंटेक्स्ट में आपको बताना है, बात करनी है, डिस्कस करना है। चलिए तो देखते हैं इन्होंने कैसे किया है। देखिए तो इन्होंने सबसे पहले बताया है कि जो हमारा जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने सबसे पहले अपनी बता दी है कि इंडिया की रैंक इन देशों में इतने स्थान पर है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने बता दिया है कि देखिए कितनी अच्छे से यहाँ पे इन्होंने चर्चा कर दी है कि हमारे भारतीय संविधान में इस चीज़ की चर्चा की गई है और इसके साथ ही साथ आगे इतनी सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है जैसे उज्ज्वला योजना के बारे में, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में और आरक्षण के बारे में, इन सब के बारे में इन्होंने चर्चा कर दी है। फिर भी इन्होंने कहा है कि अभी भी मात्र 64% ही महिलाएं शिक्षित हैं। तो इसके बाद इन्होंने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के बारे में बात करी है। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को एक और हमेशा डाउट बना रहता है कि क्या वो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, आप उसको देवनागरी लिपि में प्रॉपर लिख सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी हिंदी ही ढूंढने बैठो डिक्शनरी में, वैसा नहीं है। जो आम बोलचाल की भाषा है आप उसको आराम से अपने उसमें देवनागरी लिपि में यूज करके चलिए। देखिए इन्होंने यहाँ पे एक और, इन्होंने इसको फिर WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को ऐसे लिख दिया है, इंग्लिश स्क्रिप्ट में ही इवन लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। आगे चलिए। इसके बाद देखिए इन्होंने कितने अच्छे से बताया है कि कौन कौन से इसके आयाम हैं और किन किन पैरामीटर्स पे ये जो है इसका मूल्यांकन किया जाता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स का। एक इन्होंने अच्छा सा डायग्राम बना दिया है यहाँ पे और उसके बेसिस पे इन चीज़ों को इन्होंने बता दिया है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि हाईएस्ट स्कोर का क्या मतलब होता है और लोअर स्कोर कैसे डिटरमाइन किया जाता है। फिर देखिए इन्होंने इसके बाद में इसका उद्देश्य यहाँ पे बताया है और इसके बाद में भारत की स्थिति। देखिए हर चीज़ के लिए हेडिंग डाल करके चीज़ों को हाईलाइट करते हुए ही इन्होंने लिखा है और ये रियल टाइम में लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत आराम से बैठ करके लिखा है। वो टेस्ट, दिस इज़ अ कॉपी ऑफ मॉक टेस्ट, वो टेस्ट दे रही थी और उस दौरान इन चीज़ों को इतना ऑर्गेनाइज करना आसान बात नहीं होती है। ये आपको सिर्फ बार बार लिखने से ही आएगा, ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में देख लोगे और सीख जाओगे। आगे चलिए। इसके बाद देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरती से क्या किया है कि
जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी नेबर हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में उनकी क्या क्या पोजीशन है, एक मैप बना करके दिखा दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा सुंदर सा मैप बना दो इंडिया का, यू कैन जस्ट मेक अ ट्राइंगल इफ़ यू डोंट नो, और टाइम की कमी है, बस जस्ट आप मार्क कर दो। तो देखो उन्होंने यहाँ पे कितने अच्छे से इन चीज़ों को हाईलाइट करके लिख दिया है कि पाकिस्तान की क्या है, भूटान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, सबकी क्या रैंक है। तो ये आपको एक तुलनात्मक अध्ययन दे देता है, ठीक है। और इसको इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि फिगर का कैप्शन भी देना बहुत ज़रूरी है। जो भी फिगर आप बनाएं आप उसका कैप्शन भी देते जाओ कि जैसे भारत और पड़ोसी देशों की स्थिति। इसके बाद में अब इन्होंने क्वेश्चन का दूसरा पार्ट टैकल किया कि सशक्तिकरण, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने इसको बताया विभिन्न, अगेन फिर से इन्होंने पॉइंट वाइज ही लिखा है। देखिए जैसे राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा तक पहुंच, और इसके बाद देखिए इन्होंने कितना डेटा यूज किया है इसमें। जस्ट फॉर एग्जांपल कि 2019 में 23% थे मिनिस्टर्स, फिर 2021 में घट के इतने रह गए हैं, और हमारी जो भागीदारी है वो 91वें स्थान पर है। तो इस तरह के डेटा को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। आर्थिक भागीदारी, अगेन इन्होंने सारी चीज़ें देखो यहाँ पे आप कैसे पॉइंट वाइज लिखी है ना, सब पॉइंट वाइज बना करके लिखा है। आगे चलिए, फिर अगेन देखो हर जगह इन्होंने डेटा दे रखा है कि कितनी हिस्सेदारी थी और कितनी चीज़ें थी। आपको प्रॉपर डेटा सही समय पे याद आना यही बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। फिर स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, इसके बाद देखिए लैंगिक असमानता के कारण, तो इन्होंने कारण को इस तरह से एक अच्छा सा डायग्राम बना करके बता दिया है। आगे चलिए, इसके बाद फिर वे फॉरवर्ड में उन्होंने बता दिया है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे शिक्षा के बल, अगेन इन्होंने सारी चीज़ों को हाईलाइट करके ही लिखा है कि इस तरह से ये चीज़ें हैं, और फिर शिक्षा पे बल है, कार्य भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस तरह की इन्होंने विभिन्न स्कीम्स का जो है, जो गवर्नमेंट की चल रहे हो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी आपको उस समय याद आए। बिहार गवर्नमेंट का इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्कीम्स रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्कीम्स रन बाय बिहार गवर्नमेंट। और इसके बाद में देखो अगेन सब कुछ करने के बाद में आप कितना भी बढ़िया आंसर लिखे हो ना, लेकिन आपको अंत में उसको कंक्लूड करना होगा 4 से 5 लाइन में। तो इन्होंने एक पैराग्राफ में यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि सारांशतः यह कहा जा सकता है, और जो भी क्वेश्चन का क्रक्स है आप उसको 2 लाइन में दे दो, और चाहो तो कुछ कोटेशन या कुछ और चीज़ें ऐड कर दो। अच्छा, अब इनका एक और क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ, जो कि क्वेश्चन ये है कि माफ़ी चाहूँगी, 1 मिनट ज़रा मेरे साथ बने रहें, मैं ढूंढ रही हूँ। ये संभवतः इजराइल विवाद के ऊपर इनका क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक बार पढ़ करके प्रॉपर बता दूँ ताकि आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते समय आपका बना रहे कि क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। ओके, हाँ, तो ये जो उन्होंने क्वेश्चन टैकल किया है वो ये पूछ रहा है कि पश्चिमी एशिया में अशांति और स्थिरता इस क्षेत्र में भारतीय हितों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य हालिया संघर्ष के आलोक में उपरोक्त कथन का परीक्षण करें। अनरेस्ट एंड इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया affect Indian interest in the West Asian region. Examine the above statement in context of the recent conflict between Israel and Palestine. तो इस क्वेश्चन को देखो आपने, सबसे पहले आपका जो भी करंट का कुछ है, जो अपडेट उस समय का चल रहा हो, तो इन्होंने कितने अच्छे से जो भी उस समय चल रही थी कोई घटनाक्रम की पुलिस द्वारा पूर्वी यरूशलेम के इस पर्टिकुलर मस्जिद में जो भी कॉन्फ्लिक्ट उस समय वहाँ पे चल रहा था, इसमें इतने लोग घायल हो गए। तो ये देखो कि इन्होंने एक क्वेश्चन की शुरुआत की है तो एक इंसिडेंस करंट का लिख दिया। आप कोई भी केस या कोई भी ऐसी जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद देखिए फिर अब इसमें इन्होंने रिलेट किया कि इस घटनाक्रम में या जो भी चीज़ें हुई हैं उससे अस्थिरता उत्पन्न होती है और इस तरह से कैसे ये हमारे इंडिया को और भी हमारे हितों को वहाँ पे प्रभावित करती है। तो देखो आप कैसे रिलेट करके एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने पे आपको एक तारतम्य दिखाई देगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ हियर एंड देयर ऐसा पढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल लगेगा कि आप एकदम फ्लो में हो और मतलब एक सुंदर सी कोई कहानी है, कुछ ऐसा आपके सामने से घटता चला जा रहा है। तो आपको लिखने में यही देखना है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर्स वो
आप इतना अच्छा लिखे होगे कि वो देख करके उनको पढ़ के वो भूल जाएंगे कि एक्चुअली मैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ भी लिख दो, लेकिन इतने अच्छे तरीके से लिखो कि एग्जामिनर को लगे बस वाओ ये मैं पढ़ना चाह रहा था। तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए और ये आपको केवल प्रैक्टिस से हो सकती है। अच्छा आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, उसके कंटेक्स्ट में कैसा है, इन्होंने यहाँ पे मैप बना दिया है, दिखा दिया है वेस्ट बैंक कैसा है और क्या क्या इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन है। आगे चलिए, इसके बाद इन्होंने देखिए आपको कीवर्ड जब आप लिखो ना तो उसको हाईलाइट कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये काम आप सबसे लास्ट में करो, आप क्वेश्चन पेपर ख़त्म कर लो और 5 मिनट हैंडी अपने पास हाथ लास्ट में ऐसा बचाओ, इस तरह से सेट करो कि 5 मिनट आपके पास में रह जाए और उस तरह से देखो चीज़ों को ऐसे हाईलाइट कर दो। जो भी आपके कीवर्ड्स कुछ क्वेश्चंस के हैं उसको आप ऐसे अंडरलाइन कर दो या जिस भी तरीके से हो कोट के अंदर डाल दो, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन ये काम पूरा पेपर ख़त्म होने के बाद करें। ओके, तो अब देखिए आगे इसके बाद में तो इन्होंने बताया कि भारत किस तरह से वेस्ट एशिया पे डिपेंडेंट है। तो उसके लिए देखिए इन्होंने अगेन पॉइंट्स में लिख दिया कि हमारे ऑयल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गैस, खनिज संपदा, ठीक है, और जो हमारी जो बहुत सारे बिजनेस है वो जैसे खाड़ी देशों उधर के रास्ते पे ही आते हैं। तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से हम वहाँ पे उस रीजन पे हम डिपेंडेंट हैं और हमारे हित किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं यदि चीज़ें वहाँ बदली, अनरेस्ट आया। तो अब इसके बाद में देखिए इन्होंने हालिया विवाद लिख दिया, करंट की क्या सिचुएशन है, इसके बाद फिर इजराइल पैलेस्टाइन संघर्ष का इतिहास बता दिया। अगेन सब कुछ एक पॉइंट वाइज और हेडिंग डाल करके लिखा गया है। चलिए आगे इसके बाद में आप देखो, फिर उन्होंने देखो मुझे तो ये पता नहीं है, वेलफोर घोषणा पत्र इन्होंने ये लिख रखा है, सॉरी मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन इन्होंने इसका भी किया है। फिर इसके बाद में 1948 का संघर्ष, मतलब हिस्ट्री में जा कर के कि चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं, एक सिलसिलेवार तरीके में इन्होंने इसको किया है। और फिर 6 डे वॉर, तो एकदम ये शुरू से जा कर के वहाँ पे गई हैं और जो जी चीज़ें हिस्ट्री में हुई हैं उसको इन्होंने पॉइंट वाइज लिख करके डेवलपमेंट को दिखाया है कि इस क्षेत्र में कैसे अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है। ओके, इसके बाद में इन्होंने देखो यहाँ पे बताया है वेस्ट बैंक के बारे में बताया है कि ये क्या है और गोलन हाउस के बारे में बताया, जो भी वहाँ पे जो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में चर्चा की है। तो आप देखो एक भी जो रिसेंट का पॉइंट है ना, करंट वाले या जो भी चर्चा में रहे इन्होंने सारे सब कुछ इंक्लूड किए हैं। अगेन इसके बाद फिर फिलिस्तीन की मांग क्या है, तो हेडिंग बना करके यहाँ पे इसको इन्होंने लिखा। फिर पूरी कहानी देखो आप, इसके बाद में अगेन फिर ना इसको ऐसे ऐसे पॉइंट बना करके इन्होंने लिख दिया है ताकि वो एग्जामिनर को दिख जाए कि इसमें 3-4 पॉइंट्स के बारे में इन्होंने चर्चा की है। फिर इजराइल की क्या मांग है, अगेन फिर यहाँ से इन्होंने ऐसे हेडिंग डाल करके लिखी है और इसके बाद में पॉइंट वाइज करके लिख दिया है। फिर इसके बाद में अब ये अंत में आई टैकल करनी है कि इंडिया का इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका इन्होंने पॉइंट में से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 ऐसे करके इन्होंने पॉइंट में सारी चीज़ों को दिखा दिया है। फिर वे फॉरवर्ड दिखा दिया है और वे फॉरवर्ड के साथ ही साथ देखो आप कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ें होंगी वो इसको इन्होंने ऐसे हाईलाइट करके बता दिया है, ठीक है। और अंत में 2-4 लाइन में इन्होंने चीज़ों को कंक्लूड कर दिया है। ये इनके पास में यहाँ पे आई गेस कि समय कम पड़ गया होगा, लेकिन इन्होंने 2-3 लाइन में कंक्लूजन लिख दिया है। तो कोई भी क्वेश्चन आप शुरू करो उसका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और जो मेन डिमांड है आप उसको टैकल करते हो और साथ ही साथ डेटा को या जो भी चीज़ें उस समय की करंट है आप उसको सजा देते हो तो अच्छा एक आंसर हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको इनका हिस्ट्री दिखाती हूँ। चूँकि ये हिस्ट्री के विद्यार्थी रही हैं और हिंदी में लिखती हैं तो इसलिए बहुत सारे लोगों की जो क्वेरी होगी आप इसको देख करके अपने एक मॉडल आंसर से इसको मैच कर सकते हो कि मैं कैसा लिखता या लिखती हूँ। तो इधर ये जो क्वेश्चन है ये संथाल विद्रोह के बारे में है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ करके बता देती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन लिख दूँगी, डोंट वरी। ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि संथाल विद्रोह के विशेष संदर्भ में 19वीं शताब्दी में बिहार के आदिवासी आंदोलनों की संक्षिप्त जांच करें। ब्रीफली एग्जामिन द ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार इन 19th सेंचुरी विद स्पेशल रेफरेंस टू संथाल रिवोल्ट। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, एक कोड के साथ में नाम भी लिख दिया है जिनका है और एक कोड के साथ में अपने क्वेश्चन का आंसर देने की शुरुआत की है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि जो भी संथाल विद्रोह के बारे में बताना है तो उसके बारे में कहाँ से ये शुरू हुआ और क्यों ये विशेष स्थान रखता है उसकी चर्चा कर दी है। और देखिए उसकी चर्चा के करने के साथ ही साथ इन्होंने जो
नोट ऑन इंडियन हिस्ट्री जो कि कार्ल मार्क्स की बुक है उसके बारे में चर्चा करती है कि इसमें भी इस विद्रोह का उल्लेख किया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर और चार्ल्स डिकेंस जैसे विद्वानों ने भी इसकी व्यापकता एवं श्रेष्ठता की प्रशंसा की है। तो देखो हिस्ट्री में आपको और क्या चाहिए, जो भी इन चीज़ों के बारे में इन्होंने हिस्ट्री का इनका नॉलेज था उसको यहाँ ला करके इन्होंने पुटअप कर दिया। फिर देखो इन्होंने दिखाया है कि संथाल का जो डोमिनिक को रीजन था मैप बना करके यहाँ पे दिखा दिया है। इसके बाद मैप बनाने के बाद में फिर उन्होंने जो रीजन था जो संथाल विद्रोह का उसको इस तरह से दिखा दिया है। अगेन फिर से क्या क्या आंदोलन के कारण थे और अब इन सब पॉइंट्स को बाद में डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगी, तो कम से कम एग्जामिनर को पता रहेगा अच्छा ये पॉइंट्स और ये बाद में ये एक्सप्लेन होने जा रहा है। जैसे औपनिवेशिक यहाँ जितने भी इन्होंने कारण लिख रखे हैं और बाद में ये इसको इन्होंने यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल करके ये एक्सप्लेन करती गई हैं। देखिए ब्याज की ऊंची दर, आर्थिक हस्तक्षेप का तत्कालिक कारण, दरोगा प्रकरण। देखिए हम लोग तो और सब लिखते हैं लेकिन ये इस तरह से मैंने भी नहीं सोचा था कि एक जो इंसिडेंस हुआ था उसको दरोगा प्रकरण, हम उस तरह से इन्होंने इसको लिख रखा है। बहुत अच्छा रुचिला जी। फिर इसकी देखिए आंदोलन की रूपरेखा कितनी अच्छी इन्होंने हेडिंग्स बना करके लिख रखी हैं कि इसकी कैसे रूपरेखा रही, नेतृत्व किसने किया, तो लिखते तो सभी हैं लेकिन यही चीज़ें जो इन्हें औरों से अलग करती हैं। फिर इसका उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का, इसको फिर से इन्होंने एक ऐसा डायग्राम बना करके लिख दिया है। और फिर यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया कि जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उसको इन्होंने हाईलाइट कर दिया है और जो परिणाम हुआ विद्रोह का उसके बारे में चर्चा की गई है और अगेन एक पॉइंट वाइज बना के यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया है। फिर असफलता के क्या कारण थे, अब इन्होंने पूछा था क्वेश्चन में कि अन्य आदिवासी आंदोलन के बारे में भी जो बिहार में हुए उनके बारे में चर्चा करनी थी, तो उन्होंने इसके बाद में इस पार्ट को सेकंड पार्ट को यहाँ पे टैकल किया है। फिर इन्होंने देखिए जैसे कोल विद्रोह लिया उसका टाइम पीरियड लिखा, फिर पॉइंट में ही स्थान लिख दिया, नेतृत्व लिख दिया शब्दों में कम से कम। फिर ऐसा सेम अप्रोच इन्होंने यहाँ भी अपनाया है कि ऐसे ही हेडिंग में डाल करके उसका टाइम पीरियड, स्थान, नेतृत्व ऐसे ये लिखती गई हैं। अन्य के बारे में आप चाहो तो यहाँ पे मैप ऐड कर लो, पर मुश्किल हो जाता है। मतलब आपको सारे क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखो और बाकी के क्वेश्चन छूट जाएं। तो एक आपको बैलेंस बना के चलना है कि 17 से 18 मिनट मिलता है आपको एक क्वेश्चन लिखने का, केवल लिखने का, और आप 1-2 मिनट उसको सोचो कैसे लिखना है उन सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन में पूरा अपना एफर्ट डाल दो और दूसरा छूट जाए। एनीवे अब हम आगे चलते हैं। इनका हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन है जो इन्होंने टैकल किया है वो मैं बताती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन ये है कि बिहार के विशेष संदर्भ में असहयोग आंदोलन की प्रकृति और क्षेत्र का विश्लेषण करें। एनालाइज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार। तो उसको इन्होंने कितना बढ़िया यहाँ पे कोटेशन डाल रखी है महात्मा गांधी जी की और वहाँ से शुरुआत की है। और इसके बाद फिर असहयोग आंदोलन के बारे में इन्होंने चर्चा की, पृष्ठभूमि इसकी क्या रही है, इसके क्या कारण रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने दिखाया है कि जो भी कारण थे, जो चीज़ें थी उसको और इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और तमाम कारणों के कारण ये जैसे चीज़ें जो आगे बढ़ी। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहाँ दिखाया है कि कहाँ पे इसका इम्पैक्ट रहा। तो यहाँ पे तो दिखाया ही है इंडिया में, और इसके साथ ही बिहार का भी एक छोटा सा मैप बना दिया है जिसमें जो कि बिहार में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ पे ये प्रमुख रूप से ये आंदोलन भड़का और लोगों ने इसे आगे बढ़ाया, उसकी भी चर्चा इन्होंने इसी मैप के थ्रू कर दी है। इसके बाद में इस आंदोलन की प्रकृति क्या थी, तो बहुत नहीं, इन्होंने बस शॉर्टकट में ऐसे ही पॉइंट्स बना करके लिख दिया है, हाईलाइट कर दिया है चीज़ों को। इसके बाद मतलब बहिष्कार कैसे कैसे चीज़ें हुई, फिर रचनात्मक कार्य क्या क्या होते थे, इसके बारे में इन्होंने चर्चा कर दी है। जन भागीदारी और आंदोलन का जो किस तरह से इसका समापन हुआ, तो ये सब इन्होंने हेडिंग डाल करके ही, आंदोलन की सफलता, सारी चीज़ें उन्होंने हेडिंग डाल करके देखिए लिख रखी है। और इसका प्रारंभ, प्रमुख व्यक्ति, विस्तार, अगेन फिर से इन्होंने यहाँ पे इन चीज़ों को इंडिया के भी कंटेक्स्ट में और अच्छे से दिखा दिया है। नहीं, क्षमा चाहूँगी, ये क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या क्या उसके कारण थे,
कैसे चीज़ें घटित हुई, तो उसके बारे में भी इन्होंने सेम ही अप्रोच लगाया है। देखिए यहाँ पे इन्होंने इंडिया का भी मैप और बिहार का दोनों का मैप बना करके दिखा दिया है कि इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ था। अच्छा, और इस तरह आंदोलन की शुरुआत सब कुछ इन्होंने देखो आप हेडिंग में डाल करके किया गया है। मैं ये कॉपी अपने पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आप ज्वाइन करो टेलीग्राम पे, मैं वहाँ पे ये कॉपी का पीडीएफ शेयर कर देती हूँ ताकि आप इसे आराम से देख सको। चलिए, तो रुचिला रानी जी से हम लोग फिर बात करेंगे, उनकी ऑप्शनल हिस्ट्री की क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे तैयारी की, उनके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।